अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ रियासत की बजाय सिर्फ अपनी सियासत देख रही है। ऐसे वक्त में जब मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम पाकिस्तान के दौरे पर हैं, तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया, जिससे तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मुतालिबात मनवाना चाहती है। और इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का सरबराही इजलास जो 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में होना है, तहरीक इंसाफ यहां भी कोई इंतशार बर्पा करना चाहती है। अब यह पहला मौका नहीं है जब तहरीक इंसाफ किसी दूसरे मुल्क के सरबराह की मौजूदगी में एहतजाज कर रही है, बल्कि इससे पहले भी जब तहरीक इंसाफ ने 2014 में धरना दिया था तो उस वक्त चीनी सदर शी जिनपिंग ने सियासी हालात खराब होने की वजह से पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया था। और इस वक्त नून लीग की हुकूमत ने यह दावा किया था कि चीनी सदर के दौरे मनसूखी की वजह से मुख्तलिफ मंसूबों पर 34 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत होना थे जो नहीं हो सके। यानी तहरीक इंसाफ ने माजी से सबक नहीं सीखा, बल्कि वो अब भी अपने सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफादात को भीड़ चढ़ाना चाहती है और अब वो डी चौक में दाखिल होकर सानिया 9 मई करना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ यहाँ इंतशार की कैफियत पैदा करना चाहती है और यह बात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जारहाना बयानात से वाज़े हो रही है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा, हम आगे चलते चले जाएंगे, डी चौक हमारी मंजिल है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाजत के बगैर डी चौक में दाखिल हो रहे हैं, जिस पर कानून हरकत में आ रहा है। और यही वजह है कि अलीमा खान और उज़मा खान को इस्लामाबाद के डी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अलीमा खान और उज़मा खान को वैन में बिठाकर ले गई है। इस दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या कहेंगी आप अलीमा खान की गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें। अलीमा खान इस मुतालिक क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब डी चौक मैदान जंग बना हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस भरपूर अंदाज में तैयार है। रेंजर्स की 5 कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं। फौज को आर्टिकल 245 के तहत बुलवा लिया गया है। कल से इस्लामाबाद में फौज डिप्लॉयड होगी, यानी 5 अक्टूबर से और फिर 17 अक्टूबर तक फौज की डिप्लॉयमेंट रहेगी। इससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा था कि होश के नाखून लें। अब भी आपको कह रहे हैं, फिर ना कहिएगा कि खबर ना हुई। तो इंटीरियर मिनिस्टर गुज़श्ता रोज़ क्या कह चुके, आज भी उन्होंने इस मामले को रीइटरेट किया है, अपने मौक़िफ़ को दोहराया है। ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। अब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मुज़ाहिरीन धावा बोल रहे हैं और उनके पास असलहा भी मौजूद है। और ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन खुलेआम असलहे की नुमाइश कर रहे हैं और एक पीटीआई कारकुन असलहा हाथ में लिए कह रहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए। अब दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी खूब बंद बांधा हुआ है। वो रेंजर्स की तैनाती हो, फौज की डिप्लॉयमेंट हो, पुलिस की भारी नफरी हो, आंसू गैस की शेलिंग हो, वो इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाना हो, वो दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगा के बंद किया गया हो, कॉर्डन ऑफ किया गया हो, पकड़ धकड़ हो, गिरफ्तारियां हो, छापे हों, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी भरपूर अंदाज में दिफा के लिए तैयार है। आज ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस मुतालिक बात की। अता तारड़ साहब क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी सवाल सादा सा है कि ऐसा होने की नौबत क्यों आन पहुंची है और ये हो क्यों रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर उसको कहीं ना किसी भी जगह पर अच्छे अल्फाज में या अच्छी नज़र से तो नहीं देखा जाएगा कि अपने ही मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी इस अंदाज में एहतजाज कर रही है और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त उसका रास्ता भी रोक रही है, एहतजाज का हक भी नहीं मिल रहा है। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये फैशिज्म है। लेकिन हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमहूरी पार्टी नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये तो इंतशारी टोला है, ये दहशतगर्द जमात है। डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, किस महज़ब जमहूरी माशरे के अंदर ये होता है कि आप एहतजाज का रास्ता इस अंदाज में रोकें कि पकड़ धकड़ शुरू कर दें, आप कंटेनर दर कंटेनर लगा के ऐसी फसीलें खड़ी करें कि दीवारें चीन बना दे। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस डिप्लॉयड तो है ही, रेंजर्स की 5 कंपनियां डिप्लॉयड हों, फौज को आर्टिकल 245 के तहत बुला लिया जाए, ये क्या हो रहा है सर? ये पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन मैं भी जानना चाहूंगा कि किस महज़ब माशरे में एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव सूबे के एहलकार गाड़ियां, वसाइल और असलहा लेकर वफाक पर हमलावर होते हैं, या किस सूबे के वज़ीर आला जो हैं, पूरी दुनिया में सूबों के चीफ एग्जेक्टिव होते हैं, वो धमकी देते हैं कि वो एक दूसरे सूबे में जाकर जेल को तोड़कर दूसरे सूबे की एक कैदी को रिहा करवाएंगे। या हमने कहाँ देखा है कि एक सूबे के वज़ीर आला दूसरे सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को, जो कि खातून भी हों,
उनको धमकियां दें और ये कहें कि वो उनके दारुल खिलाफत पर सूबे पे वो चढ़ दौड़ेंगे और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। तो लिहाजा एक मुस्तकिल जमात की तरफ से, और उसके गालिबन इस वक्त सबसे जो जिम्मेदार रुकन है एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अगर मुस्तकिल एक दफा नहीं बार बार तशद्दुद की जुबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर आर्टिकल 19 जिसके तहत ये बार बार कहा जाता है कि भी हमें एहतजाज का हक हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ें तो उसके आखिर में 3 अल्फाज हैं, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, जुर्म करने पर उकसाने को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी दुनिया के महज़ब मुल्क में एक सूबे का चीफ खुर्रम दस्तगीर साहब, इसका ट्रेलर और टैंकर और जो है वो क्रेनें लेकर अपने सूबे की सरकारी वसाइल लेकर सिर्फ एक डिसरप्शन करने के लिए वफाक की तरफ हमलावर। तो सर, इसका हल ताकत का इस्तेमाल है या मामलात को बातचीत के जरिए से भी हल किया जा सकता है? किसी के एहतजाज को रोकेंगे, अगर पॉलिटिकल स्पेस को, किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस को स्क्वीज करेंगे, कॉर्नर्ड करेंगे, तो फिर तो तंग आमद बजंग आमद कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलेंगे जो हम देख रहे हैं। तो इसका हल यही है कि जोरे बाजू रोका जाए। बड़े बड़े अदब से ये एहतजाज नहीं है, ये एक हमला है। इट्स एन असॉल्ट अपॉन द फेडरल कैपिटल। एहतजाज तो हमने दूसरी जमातों को भी करते हुए देखा है। अभी कुछ अर्सा पहले एक जमात ने रावलपिंडी में बड़ा तवील एहतजाज किया, लेकिन वो तो कोई क्रेने उठाकर नहीं लेकर आए, या उन्होंने तो नहीं कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और उन्हें इजाजत मिल गई थी ना सर। हम तो देखिए इन्हें भी इजाजत में, संगजानी में जब इनको इजाजत दी गई, लेकिन बड़ा साफ और सीधी बात करूंगा, अगर संगजानी में अमन की तकरीर होती कि हमने एहतजाज करना है, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और अपने कारकुनों को भी ये तलकीन की जाती कि हमें एहतजाज पुरअमन करना है, तो गालिबन उसके बाद उन्हें बेहतर इजाजत मिल जाती है अपने जलसे करने की। उस वक्त भी जो इजाजत मिली पहले वो दिन ही शराइत के तहत मिली और स्कूल टाइमिंग्स के साथ मिली। देखिए सियासत जो अल्फाज अदा करते हैं उसके जिम्मेदार वो हैं, वो और कोई शख्स उसका जिम्मेदार नहीं है। अगर उस दिन वो बिल्कुल बल्कि याद करवाना पड़ जाएगा कि जिस किस्म की बेहुदा जबान खातून साफियों के बारे में संगजानी में इस्तेमाल की गई, वो उसकी क्या वजह थी? किस खातून साफी ने उनको रोका था? लेकिन वो सब चीजें जो हैं, वो जो एक मुस्तकिल धमकी और तशद्दुद पे उकसाने का जो कल्चर है, वो असल में तहरीक इंसाफ के आड़े आ रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ ये नहीं है, क्या आइन में सिर्फ इजहार राय की आजादी का हक लिखा हुआ है? आइन में यह भी लिखा हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़, उनके जानो माल की हिफाजत भी तो उनका हक है सरकार की तरफ। खुर्रम साहब, ये जो कानून साजी होने जा रही है, ये मौलाना की हिमायत के साथ करेंगे या मौलाना की हिमायत के बगैर भी हुकूमत ये समझती है कि वो उस पोजीशन में है कि ये करा लेगी? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह मौलाना इसकी हिमायत करें। मौलाना भी ये कह रहे हैं कि इसको एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद रख लें तो बहुत बेहतर होगा। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है, मौलाना ने भी गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है। नहीं है, एससीओ के बाद भी 10 दिन होंगे, तो इस पर हुकूमत मौलाना से मुशावरत कर रही है, और जैसे ही मुसवदे पर कोई कंसेंसस हो जाता है फिर ये कोशिश की जाएगी कि तब सब सियासी जमातों को, अभी भी हम ये समझते हैं कि जो आईनी तरमीम है उसके लिए तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। तो सर, इस कानून साजी को आप एससीओ से पहले होता हुआ देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं? जी, मैं चूंकि अब बराह रास्त जो हुकूमती मामलात हैं, ये टाइमिंग्स के हवाले से मैं इससे दूर हूं और दूर ही रहना चाहता हूं, तो जब मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूं कि इसका जो पहला संजीदा कदम होता है कानून साजी का, वो तब होता है जब मुसवदा काबीना के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाए। तो जैसे ही आपको ये खबर आए कि काबीना में ये मुसवदा पेश होने जा रहा है, ये सिग्नल होगा कि अब ये इसको करने का वक्त आ गया। आप देख रहे हैं कि सब मुत्तफिक हैं, या फिर ये जो आईनी तरमीम है वो आप फेजेस में होती हुई देख रहे हैं कि पहला मरहला होगा, फर्स्ट फेज होगा, फिर सेकंड फेज में कुछ और अमेंडमेंट्स कराई जाएंगी? आपको लगता है कि एक ही सेटिंग के अंदर ये हो सकता है? जी नहीं, मेरे ख्याल में तो अब ये एक ही बहुत मिनिमम पैकेज जो है वो लाया जाएगा,
जो एक वसी तर पैकेज था अभी उसको मौखर कर दिया गया। तो एक ऐसा ऐसा मिनिमम पैकेज जिस पर मैक्सिमम कंसेंसस हम हासिल कर सकें, वही जो है आएगा। और फिर जो बाकी चीजें हैं जो बहुत सारी और भी करने वाली हैं, उनके बारे में फिर मजीद मुशावरत कर ली जाएगी। यानी आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें उस फर्स्ट ड्राफ्ट से ड्रॉप हुई हैं? जी, उसमें जो है उसको उसको बाकायदा रिफाइन किया गया है। और ये भी एक हुकूमत की मजबूती की अलामत है कि हुकूमत के जो बड़े हवारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसकी भरपूर वकालत का बेड़ा उठाया। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है उस पर तो बहुत एम्फेसिस है उनका, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी रेफर करते हैं। लेकिन उसके साथ सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बनेगा, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है, इस हवाले से भी कोई फ्रेमवर्क तय हो गया कि वो कैसे होगी? जी, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अब तो कोशिश यही है कि उसमें कुछ पार्लियामान का भी एक मेजर रोल हो और सिर्फ ये एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो इस मामले में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार ना हो और पार्लियामान से इंशाल्लाह काम हो। यानी दिस इज गोइंग टू बी पिक एंड चूज देन? जी, तो आपके ख्याल में आज जो जज पिक हो रहे हैं वो पिक एंड चूज नहीं हो रहे? आजकल जज हजरात अपने आने वाले जजेस को पिक एंड चूज करते हैं। देखिए, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें हम पिछले 14 साल से देख रहे हैं 19वीं आईनी तरमीम के बाद, क्या आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हो रही है जिस तरीके से जजेस चूज किए गए हैं? या किसी भी तरह अदालतों के मामलात जो हैं वो बेहतर हुए हैं, या किसी कोर्ट ने अपने से लोअर कोर्ट की जो कारकर्दगी है उसका एहतसाब किया है? नहीं किया। सर चीफ ऑफ क्या द आर्मी बेहतर स्टाफ क्वालिटी की, के जजेस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर तो फड्डा होता ही था, अब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी फड्डा हुआ करेगा, हम तो ये फोर्स ही कर रहे हैं। जी, बिल आखिर देखिए, आइन का जो इब्तिदाइया है वो ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत का इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। किसी इदारे का जिक्र नहीं है, पार्लियामेंट का जिक्र है। तो पार्लियामेंट ही बिल आखिर इस मुल्क में आइन और कानून का मंबा है। उसने ही ये फैसला करना है कि दूसरे इदारों को कैसे चलाया जाना है। उनका अपना एक किरदार जरूर है, उनका एक आइन के अंदर दी गई खुद मुख्तारी है, लेकिन आइन में 3 दफा सराहत से दर्ज है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ भी देता हूँ। 175(2) है कि नो कोर्ट शैल हैव एनी jurisdiction save as or is may be conferred on it by the constitution or by under the law। तो लिहाजा कोर्ट्स की जितनी भी सवाबदीद और इख्तियार है उतना ही है जितना आइन और कानून उनको देता है, और दोनों आइन और कानून पार्लियामान बना। एंड सर पार्लियामेंट इज बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भी है, आपको नहीं लगता कि वो बड़े बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा? जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक दफा जब पार्लियामान ने कानून बना दिया है तो फिर केसों के जो फैसले अदालत के सामने आते हैं वो उनको करने में बिल्कुल खुद मुख्तार है। पार्लियामान तो उनको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आपने ये फैसला करना और आपने ये नहीं करना। लेकिन यहाँ ये भी वजाहत होनी चाहिए, किसी भी सूरत हाल में जहाँ वाज़े कानून नहीं था और कोर्ट ने तशरीह की, लेकिन जब उस तशरीह के बाद कानून आ जाए, तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाज मोहम्मद काकड़ केस में 1993 में कहा था कि जब तशरीह के बाद कानून आ जाए तो कानून तशरीह से आर्टिकल 63A के बाद हुकूमत को आईनी तरमीम कराने का फ्री हैंड मिल गया, और अदालती फैसले से पहले हुकूमत आईनी तरमीम के हवाले से एक से ज्यादा ऑप्शंस पर गौर कर रही थी, जिनमें से पहला ऑप्शन यह था कि मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों को साथ मिलाया जाए। दूसरा ऑप्शन यह था कि मुअत्तलशुदा मखसूस नशिस्तें दोबारा हासिल की जाए, जबकि तीसरा ऑप्शन यह था कि 63A के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल किया जाए। अब हुकूमत को तीसरा ऑप्शन मिल गया है, जिससे हुकूमत खासा कंफर्टेबल महसूस कर रही है। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो फ़ज़ा है वो आज इतनी ज़्यादा कशीदा क्यों है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आर्टिकल 245 के तहत वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में फ़ौज डिप्लॉय करने का फैसला हो गया। कल से फ़ौज तैनात होगी, सर तक रहेगी। पुलिस की नफरी ऑलरेडी है, रेंजर्स की 5 कंपनियाँ तैनात हैं।
ये शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है नसरुल्लाह मलिक साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि अफसोस और बदकिस्मती का मुकाम है कि जब मुल्क में आपके पास मलेशिया के वज़ीर आज़म हों और फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा हो, उस वक्त मुल्क के अंदर इस किस्म की सूरत हाल हो कि सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपना एहतजाज जो है इस्लामाबाद की तरफ लेकर जा रही हो और पूरे मुल्क से लोगों से कहे कि वो इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में भी डी चौक में पहुंचे, यानी पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचे, उस रेड जोन में आए। तो गोया यानी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी संजीदगी पाई जाती है मुल्क के मफादात के हवाले से, मुल्क के मामलात के हवाले से और मुल्क के इश्यूज के हवाले से। अब हुकूमत, यकीनी बात है, उसकी कोशिश होगी, हुकूमत की कोशिश है कि इस्लामाबाद उस वक्त तक जो है वहाँ एहतजाज ना हो जब तक जो है वो सरबराहान मुमलिकत वहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सफारतकार वहाँ पे मौजूद हैं और एक आला सतही इजलास अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो बजाय इसके कि उस पर ये ऐलान कर दिया जाता है कि हाँ इन दिनों में हम एहतजाज नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बयानबाजी करना कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, डी चौक में बैठेंगे, उठकर तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो है वो पूरे मुल्क में कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो जाता, ये सियासी रवैया नहीं है, हुकूमत के लिए चैलेंज भी है और मैं समझता हूँ पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों के लिए भी सोचने का मकाम सर, इंटरेस्टिंगली मलेशियन वजीर आजम अपने वफ्द के हमरा ऑलरेडी इस्लामाबाद में एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सरबराहान मुमलिकत इस्लामाबाद आ रहे हैं। उससे पहले आपको पता है कि जाहिर है उनके ईयर्स एंड आइज़ तो पहुंच जाते हैं, सारे मामलात को पहले ही वो जो ग्रीन सिग्नल है या गो हेड लिया जाता है उसके बाद क्लियर होते हैं, तो वो पूछ नहीं रहे होंगे पाकिस्तानियों से, ख़ासतौर पे हुकूमत पाकिस्तान से कि भाई ये शहर इक़्तिदार के अंदर आपने कंटेनर दर कंटेनर ये जो दीवारें चीन खड़ी की हुई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, यहाँ पर जो इतनी भारी नफरी तैनात है ये क्यों हो रहा है? तो ज़ाहिर है उनको अंदाज़ा तो होगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही थी या जिस हदफ को अचीव करना चाहती वो उन्होंने कर लिया? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है और शायद इससे भी कुछ आगे चाहती है। वो चाहती है कि सियासी बहरान हो, अफरा तफरी हो, बेचैनी की कैफियत हो और इन हालात में कोई उनके साथ ये मामला तय करे कि ठीक है जी, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं, हम वो ख़त्म करते हैं, आपके इलेक्शन पे आपके एतराज़ात हैं उनको हम ख़त्म करते हैं इलेक्शंस को, और जनाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मुतालबात मान लेते हैं, गोया इस हुकूमत का धरम तख्ता करते हैं, उनके लिए इक़्तिदार के रास्ते हमवार करते हैं। ये सोच तो बहरहाल पीटीआई के अंदर पाई जाती है और पीटीआई की ये सोच आज से नहीं है, इंतहा पसंदी की सोच 2013 से भी है कि जब वो कहते थे इलेक्शन हम जीते हैं, हुकूमत किसी और की बन गई है, हम नहीं चाहते, 35 पेंचर का जिक्र किया, फिर धरने, फिर जिस तरीके से लॉन्ग मार्चेज हुए, फिर इक़्तिदार में आने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रवश नहीं बदली, उन्होंने आने के बाद भी कहा लोगों को अंदर कर दूंगा, लोगों को जेलों में डाला, उठा के 1 साल के लिए बंद कर दिया, अपने मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात कायम किए और हत्या कि जब वो हुकूमत से अदम एतमाद के जरिए निकले उस वक्त भी उन्होंने कहा ये असम्बलियों पे ऊपर हम लाना भेजते हैं, हम तो असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, आप शहबाज शरीफ बनते, आप आसफ अली लेकिन नसरुल्लाह साहब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने हुकूमत के कहने पर इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया था। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो पीटीआई को यहाँ पर ले आए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशस्तों का फैसला हो, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्दमल हो, उस पर पार्लियामान जिस तरह से रिएक्ट कर रही वो हो, फिर आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले पर रिव्यू पटिशन का एक्सेप्ट हो जाना हो, उसके बाद हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पार्लियामान से जोरे बाजू भी मंजूर कराने की कोशिश कर रही हो और उजलत में भी दिखाई दे, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो पीटीआई को इस नहज पे ले आए हैं कि वो बात मानने को तैयार नहीं और वो कहते हैं हर सूरत हम डी चौक पहुंचेंगे। देखिए, यही अगर सीक्वेंस ऑफ जो इवेंट्स हैं इनको जरा माजी में ले जाएं, हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आपने जिस तरीके से अदालती फैसले से खत्म कर दिया, आपने वोट कास्ट किया गया जो उन्होंने उनकी वफादारी तब्दील होने के बाद या उनकी फ्लोर क्रॉसिंग के बाद जो सजा दी जानी है उनको, उसकी सजा का इतलाक पहले से कर दिया कि नहीं वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। आपने आइन के अंदर जो है जिसको कहा जाए कि आइन के खिलाफ फैसले दिए गए आपको, क्या फिर हमजा शहबाज शरीफ भी यही कहते कि मैं अब डी चौक पहुंचूंगा हर रोज, हर तीसरे दिन ऐलान कर देते कि भाई मैं जब तक इस्लामाबाद में जाऊंगा जब तक मुझे मेरी हुकूमत जो है वापस बहाल नहीं की जाती। ये बातें ठीक है, एहतिजाज भी किया जाना चाहिए, एहतिजाज पुरअमन होना चाहिए और ये पीटीआई को गारंटी देनी चाहिए कि जब भी वो एहतिजाज करेंगे, वो एहतिजाज की जगह अगर मना कर दी जाती है डी चौक या पार्लियामेंट हाउस, किसी और जगह पे एहतिजाज की जगह दी जाती है तो वहां एहतिजाज करना चाहिए। लेकिन इन दिनों में आप देखें ना, मलेशिया के वजीर आजम है,
इन्हें इल्जाम भी पीटीआई के ऊपर ही है कि जब चीन के वज़ीर आज़म आ रहे थे उस वक्त भी आप एहतजाज कर रहे थे। अच्छा मलेशिया के वज़ीर देखिए, आज़म आए, जो आप बैकग्राउंड सबके आपने ऊपर- दिया कि उस वक्त जो हो रहा था बिल्कुल गलत हो रहा था, जस्टिफाइड नहीं था, हम उस पर भी क्रिटिसाइज करते थे। आज जो हो रहा है, देखिए, टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट। तो आज क्या मामलात को रीस्टोर करने के लिए, ग्रैंड रीसेट पे सिस्टम को लाने के लिए वही कुछ करना पड़ेगा जो माजी में हो रहा था? नहीं, मैं कहता हूं नहीं करना चाहिए माजी वाला। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को समझे कि जिस तरीके के आज के दिन है, आज के हालात हैं, अगर वो अपना एहतजाज मौखर कर देती है और वो कहती है ठीक है 15 तारीख के बाद हम इस्लामाबाद में एहतजाज कर लेंगे, हमें एहतजाज की जगह दे दी जाए, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट करना इंटरेस्टिंगली नसरुल्लाह मलिक साहब, ये हुआ। उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि आप 23 अक्टूबर के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करा लें, हम एहतजाज को मौखर कर देते हैं। उन्होंने ये कंडीशन भी रखी। तो क्या वजह है कि हुकूमत अगले हफ्ते ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल पास कराना चाहती? लाइकली जो खबर वहां से आ रही है। देखिए, दो चीजें हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पार्लियामेंट के अंदर आप मौजूद हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर उसकी मुखालफत कीजिए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहते हैं जी आर्डिनेंस के जरिए प्रोसीजर एक्ट जो है वो बिल जो है उसको नाफिज कर दिया गया। आपने 77 जो है वो उस वक्त जो है वो बाईपास किया था पार्लियामेंट को, और आपने सुप्रीम अपना सेनेट को और कौमी असम्बली को। भाई आप उस फोरम के अंदर मौजूद हैं, वहां बिल जाता है, आप उसकी मुखालफत कीजिए। वहां पे अगर आपके अरकान वहां पे हैं, उसके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उससे आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर बात करेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल देखेंगे कि क्या हो रहा है। इस ब्रेक के बाद इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ चुकी है। आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा का खुतबा दिया और इमामत कराई। इस मौके पर आयतुल्ला ख़ामनाई का कहना था कि ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ था और हम इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने यह दावा किया है कि उसने हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाया है। यानी ऐसा करके इसराइल ईरान को पैगाम दे रहा है। इसराइल ने तो ईरान पर जवाबी हमले का ऐलान भी किया है, जिस पर ईरान पहले से खबरदार कर चुका है कि अगर इसराइल ने जवाबी हमला किया तो ईरान इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे हमले करेगा। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका हमेशा इसराइल की पुष्ट पर खड़ा नजर आ रहा है और अब पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ईरान पर मुमकिना हमले के हवाले से इसराइल के साथ मुशावरत कर रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत क्यों करता है? तो दर हकीकत अमेरिका और इसराइल के आपस में माली मफादात जुड़े हुए हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद से इसराइल सबसे ज़्यादा अमरीकी वसाइल हासिल करने वाला मुल्क है। रवा माली साल मार्च में शाया होने वाले अमरीकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1946 से 2023 तक अमेरिका ने इसराइल को 260 अरब डॉलर्स की मदद की है, जिसमें से निस्फ जो है वो अस्करी इमदाद है। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत सिर्फ दो तरफा उमूर तक महदूद नहीं रही। अमरीका इसराइल को हर मौके पर इसराइल जैसी जालिम रियासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन के तौर पर अमरीका ने हमेशा इसराइल के हक़ में अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल किया है और इसको फ़लस्तीनी इलाके के कुछ हिस्सों पर इस कब्ज़े की वजह से लगने वाली पाबंदियों से बचाया है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी करार देती है। फिर इसी तरह दूसरी आलमी जंग के ख़ात्मे पर अमरीका और सोवियत यूनियन दुनिया की दो बड़ी ताकतों के तौर पर उभरे थे जो आलमी असर व रसूख हासिल करने के लिए कोशा थे। उस वक्त जंग की तबाही और तबाहली के बायस यूरोपीय ताकतें कमज़ोर पड़ चुकी थी। वैसे में इसराइल के क़याम का ऐलान तो फिर दुनिया में यहूदियों की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर और सबसे बड़े जो है वो सेलिब्रेशन के तौर देखा जा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो यहूदी आबादी वो वाला के तौर पर जो है वो इसराइल मार्ज़ वजूद में आ रहा है। और फिर अमेरिका ने फ़ौरन इसराइल को तस्लीम किया। अब अमेरिका सिर्फ अपने मफाद की खातिर सहूनी रियासत का साथ दे रहा है। इसका असल चेहरा दुनिया के सामने आशकार हो चुका है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पीसीबी ने कुछ इस्लाहात का बीड़ा उठाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चेंजेस कर रहा है, ऐसा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतरी के लिए पीसीबी में इस्लाहात का आगाज़ हो गया है। अब ये इत्तलात है कि खिलाड़ियों की ख़राब कारकर्दगी की वजह से उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर तब्दीली की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल 2024-25 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान तो नहीं किया, अलबत्ता मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। इसे कैटेगरीज में पिछले साल की तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ही रहेंगे
और यहाँ किसी नए नाम का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब टेस्ट कप्तान शान मसूद बी कैटेगरी तक महदूद रहेंगे। उनके साथ इस कैटेगरी में नसीम शाह, फ़खर जमान और शादाब खान की जगह पक्की है। अलबत्ता पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी का हिस्सा बनने वाले साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का बी कैटेगरी में रहना नामुमकिन है। इसी तरह ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ का नाम भी बी कैटेगरी का हिस्सा नहीं होगा। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक बरकरार रहेंगे। अलबत्ता यहाँ उनके साथ साइम अयूब, सऊद शकील, उसामा मीर और मीर हमज़ा की शमूलियत मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के साथ जो है वो सीरीज़ का जो है वो आगाज़ करने जा रही है और उसके लिए वॉक भी जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी उखाड़ पिछाड़ हो रही है, कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं और इनको मैंडेटरी चेंजेस कहा जा रहा है। होप के इन चेंजेस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के अंदर भी चेंज आएगा, बेहतरी आएगी। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।